So hello dear students, welcome back to the online platform of I am Education. So बेटा लास्ट क्लास में हमने हेनरीज लॉ के बारे में एक डिटेल डिस्कशन की थी और हेनरीज लॉ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो गए फॉर एग्जांपल जे मेन नीट एंड इवन इफ यू टॉक अबाउट द बोर्ड्स तो बोर्ड्स का भी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स जो है वो हमारा हेनरीज लॉ जो है वो रहेगा. तो उसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन कर ली है, मैथमेटिकल फॉर्म्स देख ली उसकी, हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख ली और साइमल्टेनियसली हमने उसकी डिफरेंट डिफरेंट जो है हमारी एप्लीकेशंस जो है वो भी हमने यहाँ पर स्टडी कर ली है. और अगर इस क्लास की बात करेंगे तो इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस. जो लिक्विड सॉल्यूशंस रहता है उसका जो वेपर प्रेशर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और साइमल्टेनियसली हम क्या प्रोसीड करेंगे, वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द राउल्स लॉ. यस, वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द राउल्स लॉ व्हिच इज वेरी मच इंटरेस्टिंग टॉपिक. जो जितने भी आप चीजें जो ग्राफ्स ये वो सब चीजें देखेंगे तो वो कहाँ से जनरेट होगा, राउल्स लॉ की हेल्प से जो है उसको हम स्टडी कर सकते हैं. तो वेपर प्रेशर, सो वेपर प्रेशर की बेटा अगर बात करेंगे तो ये वेपर प्रेशर जो है वो आपने 11th क्लास में जो है डिटेल में डिस्कस किया है आई थिंक इन इक्विलिब्रियम चैप्टर. तो इक्विलिब्रियम चैप्टर में जो है वेपर प्रेशर बार बार रिपीट हुआ है और वहां पर आपने इस चीज को बहुत अच्छे से जो है वो स्टडी कर लिया है. ठीक है, तो उसमें जो फिजिकल इक्विलिब्रियम था तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में जो है वो वन ऑफ द एग्जांपल्स जो हम एज ए डिस्कस किया करते थे दैट इज लिक्विड वेपर स्टेट. ठीक है, लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम्स या लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम जो है उसको हम उसमें हम कैटेगराइज किया था. तो एक बार फिर से यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं चीजें कैसी हैं. तो वेपर प्रेशर देखिए, वर्ड्स जो है वर्ड्स को जो है समझिए, वर्ड्स पे एम्फोसिस कीजिए और वर्ड्स को समझने की कोशिश करिए. तो वर्ड्स एक बार आप समझ जाओगे तो चीजें जो आपके लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगी. इफ यू टॉक अबाउट द वेपर प्रेशर तो देखिए वेपर प्रेशर, प्रेशर किस चीज का, वेपर्स का. ठीक है, तो वही क्या है, वेपर प्रेशर. वेपर जब प्रेशर जनरेट करेंगी उसी प्रेशर को क्या कहेंगे हम, वेपर प्रेशर कहेंगे. और कहां पर जनरेट करेगा, इन लिक्विड सोल्यूशन. ठीक है, तो कहने का मतलब जो लिक्विड सोल्यूशंस की वजह से जो वेपर जनरेट होंगी और वो जो वेपर जनरेट होकर जो प्रेशर क्रिएट करेंगे उसी प्रेशर को क्या कहेंगे बेटा हम, वी विल कॉल इट एज द वेपर प्रेशर. तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या कंडीशन लेनी पड़ेगी, एक क्लोज्ड कंटेनर हमें यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है, अगर हम बेटा क्लोज कंटेनर नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, जितनी भी वेपर्स हमारी जनरेट हुई है लिक्विड सोल्यूशन की वजह से वो क्या हो जाएगी, एनवायरमेंट में एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी. तो जिसकी वजह से ऐसा जो है वो वेपर प्रेशर हमारा जनरेट नहीं हो सकता. So what is the most important condition here is, the most important condition here is we have to take a closed container. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में भी जब चीजें हमने पढ़ी थी तो वहां क्या कंसीडर किया था, हमने वहां पर भी क्लोज कंटेनर में जो इक्विलिब्रियम स्टडी किया था. तो यहाँ पर क्या लेंगे, क्लोज कंटेनर में हम ले लेंगे वाटर या कोई भी लिक्विड हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट करेंगे. कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हम इसे हम हीट करना स्टार्ट करेंगे और जब हम लिक्विड को बेटा हीट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड विल स्टार्ट वेपोराइजिंग. ये जो है वेपोराइजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, मींस वेपर्स की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. जो लिक्विड लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में चला जाएगा बेटा, गैसियस स्टेट में जो है वो चला जाएगा. तो धीरे धीरे क्या होगा, हम देखेंगे यहाँ पर जो गैस के पार्टिकल्स हैं, जो वेपर्स हैं, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी. ठीक है, तो ये कंडीशन है. तो क्या इस कंडीशन को हम वेपर प्रेशर कहेंगे क्या. ठीक है, देखिए वाटर को हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, लिक्विड को हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, लिक्विड किस स्टेट में चला जाएगा, लिक्विड से गैसियस स्टेट में जो है वो जाना स्टार्ट कर देगा. तो यहाँ पर अब इस वेपर फेज को क्या कहेंगे आप, कैसे आप वेपर प्रेशर कहेंगे इसे, नहीं, इसे हम वेपर प्रेशर जो है वो नहीं कहेंगे. क्यों, तो वेपर प्रेशर जब हम तब टर्म करते हैं जब इक्विलिब्रियम की स्टेट जो है बेटा हमारी अचीव हो जाए. ठीक है, जब इक्विलिब्रियम की स्टेट हमारी अचीव हो जाएगी तो उस स्टेज पे जो होगा हमारा वेपर प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे. यहाँ पर ठीक है, नो डाउट यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ वेपर जो है वो प्रेशर जनरेट कर रही है, लेकिन इक्विलिब्रियम आने में बेटा अभी टाइम है. तो धीरे धीरे क्या होगा, गैस से गैस स्टेट लिक्विड स्टेट से क्या है वो गैस स्टेट में जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं पार्टिकल्स धीरे धीरे. तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, जो वाटर का लेवल है, जो लिक्विड का लेवल है वो बेटा वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और जो हमारा गैस का जो लेवल है या गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, जो हमारे गैस के पार्टिकल्स हैं दे विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. ठीक है,
तो धीरे धीरे हम देखेंगे जो वाटर का लेवल है वो जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। कुछ इस तरीके से हम चीजों को जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वाटर का लेवल जो है वो कम आ गया, और जो हमारे गैसियस पार्टिकल्स है उनका जो वॉल्यूम है और नंबर ऑफ पार्टिकल जो है गैस के वो भी जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आ गई आपको। फिर एक ऐसी स्टेट आएगी जहां पर इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब यहाँ पर इक्विलिब्रियम बेटा एस्टेब्लिश हो जाएगा तो क्या होगा, so the number of particles which are evaporating will be equal to the number of particles which are condensating, या simply we can say the number of particles which are going to the vapor phase will be equal to the number of particles which are coming down to the liquid phase। तो जैसे हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था, number of particles which are going into the solution will be equal to the number of particles which are crystallizing। तो यहाँ पर भी सेम फिनोमेना हमें देखने को मिलेगा। जब इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी तो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर वेपोराइजिंग will be equal to the number of particles which are condensating। ठीक है, कंडेंसेटिंग। ठीक है, तो ऐसे स्टेट को क्या कहेंगे हम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। और इस स्टेट पे जो बेटा वेपर प्रेशर होगा, हमारा जो प्रेशर होगा वेपर्स की वजह से, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, वेपर प्रेशर कहेंगे। और जो वेपर प्रेशर इस स्टेट पे होगा बेटा, दैट विल बी मैक्सिमम वेपर प्रेशर। ठीक है, ये प्रेशर जो होगा बेटा मैक्सिमम होगा। स्टार्टिंग में अगर हम प्रेशर कंसिडर करना चाहें तो कर सकते हैं, बट क्या होगा, वो कम प्रेशर होगा। लेकिन जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तब हमारा प्रेशर क्या होगा, वो हाईएस्ट प्रेशर होगा, और वो प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा, और उसी को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर जो है वो कहेंगे। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, डेफिनेशन जो है वो निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर? सो इट इज द प्रेशर exerted by it is the pressure exerted by the gases above the liquid surface, above the liquid surface, above the liquid surface in equilibrium with, in equilibrium, एक मिनट बेटा, इक्विलिब्रियम liquid, in equilibrium with liquid at constant temperature, at constant temperature it is known as the vapor pressure। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें जो है उनको हमें हाईलाइट करना है, उन्हें हमें गांठ बांध के जो है वो रखना है। ठीक है, तो कौन सी चीजें हैं वो, इट इज द प्रेशर exerted by gases above the liquid surface in equilibrium। तो equilibrium is very much important here। तो इक्विलिब्रियम को आपको क्या करना है, कंसिडर करना है विद लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर कह लीजिए, या एट गिवन टेम्परेचर कह लीजिए, या एट स्पेसिफिक टेम्परेचर कह लीजिए, जो मर्जी कहना है वो कह लीजिए, बट ये चीजें जो है वो आपको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, आई होप आपको चीजें यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेपर प्रेशर। तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो है, जो वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन के ऊपर, उसे हम क्या कहेंगे, गैस का जो प्रेशर होगा उसे हम वेपर प्रेशर कहेंगे, पहली बात। और ये प्रेशर क्या रहेगा, वेपर प्रेशर एक कांस्टेंट रहेगा। और तीसरी बात, दिस प्रेशर विल बी द मैक्सिमम प्रेशर जनरेटेड बाय द वेपर्स ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर रिमेनिंग द कांस्टेंट। ठीक है, जैसे हम टेम्परेचर को वेरी करेंगे, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देंगे, तो मोर नंबर ऑफ लिक्विड विल गोइंग इनटू द वेपर फेज, जिसकी वजह से क्या होगा, और ज्यादा जो है वेपर प्रेशर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। So this is all about the vapor pressure of liquid solution. Next we are going to discuss about the factors affecting the vapor pressure. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे what are the various factors, कौन कौन से ऐसे different factors है which are going to affect the vapor pressure. So first factor अगर हम देखना चाहें तो that is the nature of the liquid। ठीक है, जैसे हमने पिछले जो अपने क्लासेस है उसमें solubilities के factors पढ़े थे, what are the different factors which are affecting the solubility of a solid in liquid solution. Similarly we are going to study about the what are the factors which affect the vapor pressure।
तो फर्स्ट इज नेचर ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड का नेचर जो है वो कैसे अफेक्ट करेगा वेपर प्रेशर, उससे हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो लिक्विड्स फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि एसीटोन जो है वो, एसीटोन इज वेरी मच वोलेटाइल। ठीक है, आपने लोअर क्लासेस में इसके बारे में एग्जांपल्स पढ़े होंगे कि जो एसीटोन है, एसीटोन को अगर हम अपनी हथेली पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम से जो है वो हमारी जो हथेली है वहां से हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके एकदम से क्या कर जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा या वेपोराइज जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अगर वाटर की बात करें तो वाटर जो है एकदम से तो इवेपोरेट नहीं होगा, वाटर जो है वो धीरे धीरे जो है वो स्लोली एंड स्लोली जो है वो इवेपोरेट होगा। तो कुछ मतलब आवर्स जो है वो वाटर ले सकता है, बट एसीटोन जो है एकदम से जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो इसके पीछे रीजन क्या है, कि इवेपोरेशन के पीछे का रीजन क्या है, जो इनके वेपर प्रेशर का वो रीजन क्या है, दैट इज द नेचर ऑफ लिक्विड। अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो ऐसे लिक्विड्स जिनमें क्या रहेगी बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम रहेंगी, तो उनका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, ज्यादा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं एसीटोन की, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से एसीटोन का मॉलिक्यूल है, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहां से हम क्या देख सकते हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज सच नहीं है, मींस हैंड के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट कोई ऐसे स्पेसिफिक कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दिस काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ जो बॉन्डिंग्स है जो है यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये क्या करेगा, इनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या रहेगी, वीक रहेगी। दैट इज ऑल ड्यू टू वंडर वॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, और हमें पता है वंडर वॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या है बेटा, वीक फोर्सेज है। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल अगर लेना चाहे तो क्या ले सकते हैं, वाटर का ले सकते हैं। वाटर, अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर का स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें वाटर का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा बेटा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, वीक इंटर मोलिकुलर फोर्सेस। तो यहां पर क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो यहां पर क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो ऑफ अट्रैक्शन जो है बेटा हो जाएगी। इस वजह से आप यहां पर क्या होगा, कौन सा लिक्विड है जो इजीली जो है वो वेपर फेज में जो है वो जा सकता है, बताइए। हाँ, दैट इज राइट, जो एसीटोन है वो जो है वो इजीली वेपर स्टेट में जो हमारा जा सकता है। यहाँ के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो है वो एक दूसरे के साथ जो है इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, एक दूसरे के साथ इस तरीके से जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। अब ये जब अगर वेपर फेज में जाना चाहे तो इनको क्या चाहिए, ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो है वो एनर्जी चाहिए। इन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इनको बेटा क्या चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। वो जब एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, जब हम वाटर को हीट करेंगे तभी जो है वो वेपर फेज में जा पाएगा। इफ यू टॉक अबाउट द एसीटोन, तो एसीटोन का केस जो है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एसीटोन में जो है वो इस तरीके से मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन इनके बीच में जो है वो कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एज सच उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये क्या करेगा, थोड़ी सी भी आगे पीछे से थोड़ी सी भी कहीं हीट मिल जाए तो ये क्या करेगा, इजीली जो है वो एस्केप कर जाएगा टू द वेपर फेज, इट विल इजीली एस्केप टू द वेपर फेज। ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां से हमें क्या समझ आया, जिन मॉलिक्यूल्स का या जिन लिक्विड्स का जो है के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम रहेगी, वो क्या करेंगे, इजीली वेपर फेज में चले जाएंगे। और इजीली जब वेपर फेज में चले जाएंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा बेटा, उनका वेपर प्रेशर भी हाई होगा।
और जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, जैसे वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच रहेंगे एक दूसरे के साथ जुड़े जुड़े मिलकर रहेंगे, तो इजिली जो है वो वेपर फेज में जो है वो नहीं जा सकते, और जब वो इजिली वेपर फेज में नहीं जाएंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, वेपर्स पे, और वेपर्स मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, जितने ज्यादा गैसेस के पार्टिकल्स होंगे उतने ज्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा, बिकॉज हमें पता है प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और जितने ज्यादा गैसेस में पार्टिकल्स होंगे या जितनी ज्यादा गैसेस होगी उतना ही ज्यादा हमारा प्रेशर होगा, मींस वेपर प्रेशर होगा। आई होप आपको चीजें समझ आ गई हो, तो लिखेंगे इस तरीके से, लिक्विड्स, थोड़ा सा इसे हम छोटा कर लें, तो लिख सकते हैं इस तरीके से, लिक्विड्स having weak intermolecular forces of attraction तो यहां पर क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स आर particles readily escape to vapor phase, वेपर फेज, एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या हो जाएगा, ग्रेटर, या सिंपली से वेपर प्रेशर जो हमारा हाई हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर जो हमारा हाई जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल चीज है, आई थिंक आपको यहाँ पर चीजें इजीली अंडरस्टैंडेबल और इजीली क्लियर हो गई होंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ लिक्विड। अगर हम फैक्टर देखें तो नेक्स्ट फैक्टर क्या रहेगा, एज यूजुअल टेम्परेचर। टेम्परेचर जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर रहेगा, तो टेम्परेचर हमारा वेपर फेज को कैसे अफेक्ट करता है, उसे आई थिंक आपको चीजें समझ ही आ गई होंगी, बहुत ज्यादा इजी और सिंपल चीज है, ऐसा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन वेपर प्रेशर, जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा वेपर प्रेशर होगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, इनके बीच में इनके जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, तो मॉलिक्यूल्स की जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी बेटा, वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी बेटा, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लूज होना स्टार्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मींस बॉन्ड की ब्रेकिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या होगा, रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाएगा। हमें पता है जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या रहते हैं, रैंडम मोशन में रहते हैं, तो रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाएगा, और जब उनका रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या करेंगे बेटा, दे कैन इजीली एस्केप टू द वेपर फेज। ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो क्या करेंगे, उनका मोशन इंक्रीज हो जाएगा, तो इजीली दे कैन एस्केप इनटू वेपर फेज। तो जैसे बच्चों को देखते हैं, जैसे बच्चों जैसे स्कूल में रहते हैं बच्चे, तो जैसे स्कूल की घंटी बजती है, जब स्कूल में रहते हैं तो क्या रहते हैं, आपस में एक डेस्क में मतलब क्लास में जो है मिलजुल कर रहते हैं, और जैसे घंटी बजती है तो क्या रहते हैं, एकदम से एनर्जी का वहां पर बम्बार्डमेंट हो जाती है बच्चों में, और एकदम से क्या करेंगे, दीवार ये सब फांद कर जो है वो दरवाजा, वो स्कूल से भाग जाएंगे, मीन्स घर जो है वो भाग जाएंगे एकदम से। तो उस स्टेज पे क्या रहती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है बच्चों की, और इस तरीके से वो एस्केप कर जाएंगे स्कूल से, जल्दी से रेस देके जो है वो अपने घर चले जाएंगे, और जब बच्चे अपने घर चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, किसी का घर यहाँ है, किसी का घर वहां, किसी का वहां, किसी का वहां, किसी का वहां, तो बच्चे जो है दूर दूर हो जाएंगे एक से। ठीक है, एक दूसरे से, और जब एक दूसरे से वो दूर हो जाएंगे तो क्या है, कौन सी स्टेट है, वो गैस की स्टेट है। ठीक है, तो गैस की स्टेट है, तो रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, दे कैन इजीली एस्केप टू
वेपर फेज, दे कैन इजीली एस्केप टू वेपर फेज, और जब इजीली दे कैन एस्केप टू वेपर फेज तो रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, एज a रिजल्ट ऑफ विच वेपर प्रेशर जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर वेपर प्रेशर जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस सो वेपर प्रेशर इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज, दैट वी हैव टू रिमेंबर। ठीक है, ये दो ही फैक्टर्स है जिसपे वेपर प्रेशर जो है वो मेनली डिपेंड करता है। इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स है, बट फॉर दिस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू these two factors are very much important. Next we are going to discuss about the vapor pressure of liquid solution and Rolle's law. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रोल्स लॉ के बारे में जो है स्टडी करने वाले हैं। तो रोल्स लॉ को स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, लिक्विड जो है सोल्यूशन लेंगे। हमने सेकंड क्लास में क्या पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़े थे, तो उसमें कैटेगरी थी लिक्विड सॉल्यूशंस की, तो उसी को जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रोल्स या सिंपली वी कैन से रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स। तो अब क्या करेंगे बेटा, हम एक कंटेनर लेंगे। ठीक है, उस कंटेनर में क्या लेंगे हम, चलो यही बना के देखते हैं डायग्राम। एक हम क्या करेंगे, कंटेनर ले लेंगे। उस कंटेनर में हम जो है वो दो अपने कंपोनेंट्स जो है वो मिक्स कर देंगे। ठीक है, दो कंपोनेंट्स को जो है यहाँ पर मिक्स कर देंगे। तो अगर ये ए कंपोनेंट है हमारा या वन कंपोनेंट है, तो दूसरे कंपोनेंट को हम क्या व्हाइट कलर से जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, अगर आपको व्हाइट कलर जो है वो विजिबल है। ठीक है, व्हाइट कलर से जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। तो अब इस स्टेज में क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये टू वोलेटाइल लिक्विड्स लिए हमने हमने यहाँ पर टू जो है वो वोलेटाइल लिक्विड्स जो है वो कंसिडर किए हैं। ठीक है, कंसिडर अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ टू volatile components। तो हम क्या करेंगे, एक बाइनरी मिक्सचर लेंगे, इसमें क्या लेंगे, टू वोलेटाइल जो है वो कंपोनेंट लेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय वोलेटाइल, तो आपको आई थिंक चीजें पता होगी। सो वोलेटाइल्स substances are those substances which can easily escape to the vapor phase, जो easily जो है वो वेपर फेज में escape हो जाएंगे, तो उन्हें हम volatile substances कहेंगे। फॉर एग्जांपल एसीटोन इज अ volatile substance, एसीटोन इज अ वेरी मच volatile substance। इथेनॉल की बात की जाए, अल्कोहल्स की इन जनरल बात की जाए, तो अल्कोहल्स भी जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहते हैं। ठीक है, हमने कंसीडर किया बाइनरी मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, वोलेटाइल कंपोनेंट होगा तो क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेगा बेटा, दोनों कंपोनेंट जो वेपर फेज में जो जाना स्टार्ट कर देंगे। तो धीरे धीरे जब ये वेपर फेज में जाना स्टार्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, किसके बीच में, वेपर फेज और लिक्विड फेज में। ठीक है, हमने कंपोनेंट वन लिया, कंपोनेंट टू लिया, वो क्या हुआ, वेपर फेज में धीरे धीरे वोलेटाइल कंपोनेंट इसलिए वेपर फेज में जो जाना स्टार्ट हो गए। इस तरीके से ये कंपोनेंट व्हाइट कलर में हमने डिस्क्राइब किया, दूसरे कंपोनेंट्स के इस तरीके से जो है वेपर जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आएगी जब यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, और जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हिच आर एस्केपिंग टू द वेपर फेज विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हिच आर कमिंग डाउन टू द लिक्विड स्टेज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में, दोनों स्टेट्स के बीच में जो है एक बेटा इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए कुछ चीजें हम कंसिडर करते हैं, उनको समझने की आप कोशिश करेंगे। कंसिडर, अगर हम कंसिडर करते हैं पी टोटल, ठीक है, इस स्टेज पे जो इक्विलिब्रियम के स्टेज पे है, जो दोनों गैसेस ने जो प्रेशर जो है जनरेट किया, जो वेपर प्रेशर जनरेट किया है एट दिस इक्विलिब्रियम स्टेट, उसे हम क्या कहेंगे, पी टोटल करेंगे, उसे हम पी टोटल करेंगे, दैट इज टोटल वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम स्टेज। तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो टोटल वेपर प्रेशर है दोनों गैसेस का, उसे हम क्या कंसिडर करेंगे बेटा, उसे हम कहेंगे टोटल वेपर प्रेशर, दैट इज पी टोटल। ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, हम P1 स्मॉल, अरे स्मॉल P1। तो व्हाट इज स्मॉल P1, ठीक है,
अगर हम यहाँ पर कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 लेंगे तो P1 होगा हमारा बेटा कंपोनेंट नंबर 1, और P1 की बात की जाए तो हमने जैसे पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा है, पार्शियल वेपर प्रेशर हमने पढ़ा है। सो P1 विल बी द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1। P1 क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर हो जाएगा कंपोनेंट 1 का। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रीन कलर से जो है, सॉरी ये जो कौन सा कलर है, ये येलो कलर, येलो कलर से हम कंपोनेंट 1 को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और व्हाइट कलर से वी आर डिस्क्राइबिंग कंपोनेंट नंबर 2। ठीक है, कंपोनेंट 2। अब जो कंपोनेंट नंबर 1 के जो लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं वो किस में चले जाएंगे, गैसियस स्टेट में जाएंगे, और जो गैसियस स्टेट में जाने की वजह से जो खुद का इनका पार्शियल, उनका खुद का जो पर्टिकुलर प्रेशर है उसे क्या कहेंगे बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ P1 कहेंगे। ठीक है, जो कंपोनेंट नंबर 1 लिक्विड में है, लिक्विड से वो गैसियस स्टेट में चला गया, और गैसियस स्टेट में जाने की वजह से इट जनरेटेड सम काइंड ऑफ प्रेशर। इसका जो अपना पर्टिकुलर प्रेशर है, टोटल प्रेशर में से अपना जो पर्टिकुलर प्रेशर है उसे क्या कहेंगे बेटा, पार्शियल प्रेशर कहेंगे। सो P1 इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट नंबर 1। सिमिलरली P2 क्या हो जाएगा, P2 विल बी द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट नंबर 2। सिमिलरली जो हमारा कंपोनेंट नंबर 2 है वो लिक्विड स्टेट में किससे चला जाएगा, गैसियस स्टेट में जाना स्टार्ट कर जाएगा। जब वो गैसियस स्टेट में जाना स्टार्ट कर देगा तो वहां पर क्या जनरेट करेगा, ये भी कुछ ना कुछ प्रेशर जनरेट करेगा। जो तो टोटल प्रेशर में से जो इसका अपना पर्टिकुलर प्रेशर है, अपना खुद का प्रेशर है, वो क्या होगा बेटा, उसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट नंबर 2। उससे हम क्या कहेंगे, पार्शियल कंपोनेंट ऑफ, सॉरी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट नंबर 2। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमने राउल्स लॉ, सॉरी हेनरीज लॉ में पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था हमने, मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। तो x1 क्या हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ, अरे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट नंबर 1। x1 हो जाएगी बेटा मोल फ्रैक्शन हो जाएगी किसकी, कंपोनेंट नंबर 1 इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, हेनरीज लॉ में हमने पढ़ा था, जो पार्शियल प्रेशर है वो ऊपर रहेगा, और जो वेपर जो मोल फ्रैक्शन वो रहेगी हमारी, वो कहाँ रहेगी, सॉल्यूशन में रहेगी। सो x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट नंबर 1 इन सॉल्यूशन। और सिमिलरली क्या रहेगा, x2 क्या रहेगा, x2 विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। x2 क्या रहेगी, मोल फ्रैक्शन क्या किसकी रहेगी बेटा, कंपोनेंट नंबर 2 की रहेगी इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। अब यहां से हम क्या करना चाहेंगे, वी आर गोइंग टू डिराइव द रिलेशन फॉर द राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ का जो हम यहाँ पर रिलेशन जो है वी आर गोइंग टू ड्रॉ। सो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, द पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ volatile solution of a volatile solution at a given temperature is equal to the mole fraction, is equal to the product of the mole fraction of the given solvent of the given component and its vapor pressure at pure state। ठीक है, its vapor pressure at the pure state। तो देखा जाए तो at a given temperature the solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component in a solution is equal to the product of the vapor pressure of the pure component and its mole fraction। तो कैसे करेंगे इसे हम, तो मैथमेटिकली P1, तो partial vapor pressure of a component is equal to the product of its mole fraction। मोल फ्रैक्शन का प्रोडक्ट हो जाएगा दैट इज x1, और क्या हो जाएगा इसका वेपर प्रेशर होगा एट प्योर स्टेट, एट प्योर स्टेट। तो दिस इज अबाउट, दिस इज द राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो यहां से ये भी कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ये जो हमने कहां पर स्टडी किया, ये हमने ऑलरेडी हेनरीज लॉ में भी स्टडी किया गया है, लेकिन हेनरीज लॉ में क्या था, हमने जो कांस्टेंट लिया था दैट वी टुक KH, हेनरीज कांस्टेंट जो हमने लिया था। लेकिन अगर इस रॉल्स लॉ की बात की जाए तो रॉल्स लॉ चीजों को थोड़ा डिफरेंट वे में डिस्क्राइब करेगा। तो रॉल्स लॉ क्या कहता है, जो पार्शियल प्रेशर है ईच कंपोनेंट का वो क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट हो जाएगा उसकी मोल फ्रैक्शन का और उसके प्रेशर का, जब हमने लिक्विड को प्योर स्टेट में जो है वो लिया है। अगर हम इस कंपोनेंट सॉल्यूशन की बात की जाए तो बेटा यहाँ पर दोनों कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट नंबर 1 और कंपोनेंट नंबर 2 बोथ आर प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन।
लेकिन तो इसका क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। लेकिन हम जब ऐसी कंडीशन ले, जब क्या ले हम यहाँ पर बेटा, सिर्फ हम यहाँ पर कंपोनेंट नंबर 1 ही ले, सिर्फ यहाँ पर क्या है, कंपोनेंट नंबर 1 ही प्रेजेंट है, और कंपोनेंट नंबर 1 की प्रेजेंट होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका कुछ पार्शियल, इसका कुछ वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो इस प्योर कंपोनेंट जब इस स्टेज पे जो इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, P1 नोट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा, P1, इस स्टेट में P1 हो जाएगा। और इस स्टेट में क्या हो जाएगा, जब हमने प्योर लिक्विड लिया है, हमने प्योर लिक्विड लिया है, उसे दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स नहीं किया है, इस स्टेज में जो इसका जो हमारा पार्शियल प्रेशर आएगा या वेपर प्रेशर आएगा उसे क्या कहेंगे, P1 नोट, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1। ठीक है, और सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर द सेकंड कंपोनेंट। तो सेकंड कंपोनेंट का भी क्या कर सकते हैं, हम क्या लेंगे, एक बीकर में लेंगे या कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में हम इसको ले लेंगे। ठीक है, तो दिस इज कंपोनेंट नंबर 2। अब क्या करेगा, वेपर फेज में जाना स्टार्ट कर देगा धीरे धीरे। जैसे जैसे वेपर फेज में बेटा जाना स्टार्ट कर देगा तो यहाँ पर कोई प्रेशर जनरेट होगा, वेपर प्रेशर जनरेट होगा। तो इक्विलिब्रियम में इस वेपर प्रेशर को क्या कहेंगे बेटा, हम प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को P2 नोट कहेंगे, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2। तो जो हमारा रोल्स जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है, तो वेपर प्रेशर, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन in the component in the solution and the vapor pressure of the pure component, जिसका वेपर प्रेशर होगा प्योर कंपोनेंट का और उसकी मोल फ्रैक्शन का, उसका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा that will be equal to the partial pressure. So this is all about the Raoult's law. So this is one equation. Similarly क्या कर सकते हैं, सिमिलरली फॉर कंपोनेंट नंबर 2, तो कंपोनेंट नंबर 2 के लिए क्या आ जाएगा, कंपोनेंट नंबर 2 के लिए P2 आ जाएगा, P2 नोट x2, P2 नोट x2। So this is the relationship for the Raoult's law. This is the relationship for the Raoult's law. तो ये चीज आपको ध्यान से समझनी है और ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, मैंने आपको चीजें अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आई थिंक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द Raoult's law. तो ये क्या है, हमारा इंडिविजुअल कंपोनेंट है, पार्शियल प्रेशर ऑफ P1 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ P2, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंपोनेंट्स जो है वो हमारा पार्शियल, जो वेपर प्रेशर है वो टोटल वेपर प्रेशर है, मींस दोनों कंपोनेंट नंबर 1 की वजह से भी वेपर प्रेशर है और कंपोनेंट नंबर 2 की वजह से भी जो बेटा यहाँ पर हमें वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा। तो दोनों कंपोनेंट्स की वजह से जो हमें यहाँ पर बेटा वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो है वो क्या होगा, जो P टोटल हो जाएगा वो हमारा, वो कुछ इस तरीके से होगा। तो अकॉर्डिंग टू Dalton's law of partial pressure, तो आपने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स के बारे में क्या कहते हैं, जो पार्शियल प्रेशर रहता है मींस इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो अपना खुद का प्रेशर रहता है वो क्या रहता है, सब मिलके जो है वो टोटल वेपर प्रेशर के रूप में जो है वो दिखता है। मींस जो P टोटल हो जाएगा, P total will be the sum of partial pressure of individual component. P total will be P1 plus P2, क्योंकि ये बाइनरी कंपोनेंट सिस्टम लिया है हमने, तो बाइनरी सिस्टम में क्या होगा, दो कंपोनेंट्स रहेंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट नंबर 1 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट नंबर 2। तो P टोटल क्या हो जाएगा, जो टोटल वेपर प्रेशर है बेटा यहाँ पर, दैट विल बी सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट नंबर 1 एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट नंबर 2। ठीक है, तो ये था, देखिए P टोटल। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी, P1 इज इक्वल टू P1 नोट x1। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ P1 एंड P2 इन द गिवन इक्वेशन वी गेट P1 इज इक्वल टू P1 नोट x1 और P2 क्या हो जाएगा, P2 नोट x2 हो जाएगा। तो दिस इज P टोटल। तो इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। इसे भी अगर आपने डब्बा बंद करना है तो डब्बा जो है इसका आप बंद कर लीजिए। सो ये जो है हमारी पार्शियल वेपर प्रेशर जो है, मींस रॉल्स लॉ की जो है वो इक्वेशन है फॉर बाइनरी कंपोनेंट सिस्टम। दिस इज फॉर सिंगल कंपोनेंट सिस्टम,
एंड दिस इज फॉर द बाइनरी कंपोनेंट सिस्टम। तो ये तीनों इक्वेशन जो है दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो कैसे भी करके घुमा फिरा के जो है यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक चीजें आपको यहाँ तक जो है वो इजीली समझ आ गई होंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन जो हमने कंसीडर की है, और मोल फ्रैक्शन की बात की जाए तो वी नो दैट मोल फ्रैक्शन x1 प्लस x2, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन कम्स आउट टू बी 1। हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में चीज को अच्छे से जो है वो डिस्कस किया, दैट इज सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस इज कमिंग आउट टू बी 1। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। ठीक है, x2 क्या कर सकते हैं, 1 माइनस x1, मीन्स इसको राइट हैंड साइड में आप लेके जाइए। तो अब क्या होगा, इसमें आप x2 की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो p टोटल यहां से क्या आ जाएगा, तो यहां से आप क्या करेंगे, विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p टोटल। तो p टोटल इज इक्वल टू p1 नोट x1 प्लस p2 नोट x2। x2 मीन्स 1 माइनस x1, 1 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा, p1 नोट x1 प्लस p2 नोट माइनस x1 या माइनस p2 नोट x1। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी। आप क्या कीजिए, x1 और x1 को क्या कर लीजिए, साथ में ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, p2 नोट प्लस p1 नोट माइनस p2 नोट और होल x1। So this is also one of the way to represent the total vapor pressure. So ये दूसरा मेथड to represent the total vapor pressure in terms of one component। ठीक है, component x1। तो इसको क्या कर सकते हैं बेटा, x1 की फॉर्म में इस तरीके से इक्वेशन में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो एग्जामिनेशन में क्या है, चीजें इस तरीके से आपको घुमा फिरा के आ सकती है, तो आप चीजों का आई थिंक इजिली आप कोप अप कर लोगे। सिमिलरली क्या करेंगे हम, जैसे हमने x2 के लिए किया, अब क्या करेंगे x1 के लिए करेंगे। सिमिलरली क्या हो जाएगा बेटा, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 हो जाएगा। ठीक है, पुट कीजिए वैल्यू इसकी कहां पर, p टोटल में। सो p टोटल क्या आ जाएगा, pt इज इक्वल टू p1 नोट, तो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 प्लस p2 नोट x2। तो क्या आ जाएगा, p दैट इज p टोटल p1 नोट माइनस p1 नोट x2 प्लस p2 नोट x2। ठीक है, तो p टोटल क्या आ जाएगा बेटा, p टोटल विल कम आउट टू बी p1 नोट प्लस p2 माइनस p2 नोट माइनस p1 नोट इंटू x2। ठीक है, तो ये चीजें जो है यहाँ पर आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। हम जो है टोटल प्रेशर को क्या कर सकते हैं, दोनों टर्म्स में जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ x1 में भी एंड इन टर्म्स ऑफ x2 में भी। तो इस दोनों इक्वेशंस को बेटा आप ध्यान से देख लीजिए, इजिली सोल्व कर सकते हो आप इन दोनों चीजों को। तो एग्जामिनेशन में आपको कैसे आ सकता है, घुमा फिरा के इधर उधर से चीजें आ सकती है, तो आई थिंक चीजों को आप इजिली कोप अप करोगे। आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट पुट वन मोल फ्रैक्शन टर्म्स ऑफ अनदर, इसकी वजह से क्या आ जाएगा, इजिली आप इस इक्वेशन को जो है सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है ऑफ सोल्यूशन, जो टोटल वेपर प्रेशर है ओवर द सोल्यूशन, उसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मोल फ्रैक्शन की, किसी भी एक मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में जो एक्सप्लेन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो टोटल वेपर प्रेशर है, तो यूजुअली क्या रहता है, दोनों कंपोनेंट की वजह से रहता भी है, लेकिन उससे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक कंपोनेंट की टर्म्स में भी जो है बेटा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर पी टोटल x1 की टर्म्स एक्सप्लेन हुआ है, और यहाँ पर पी टोटल किसके टर्म में हुआ है, x2 की टर्म में जो है बेटा एक्सप्लेन हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक चीजें आपको यहाँ से इजिली क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं टू मेक द डायग्राम्स। तब रोल्स लो जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको जो है वो ग्राफिकली, देखिए हमने क्या कर लिया, मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ की टर्म में जो इसको हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले हम
फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं, P1 इज इक्वल टू P1 नोट x1 और P2 इज इक्वल टू P2 नोट x2। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब थोड़ा सा इक्वेशन 1 को जो है जरा ध्यान से देखिए। तो अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में डिफरेंट डिफरेंट एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और देखते हैं किस तरीके से जो हमारे यहाँ पर ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर इस इक्वेशन की बात की जाए तो इस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx। तो लास्ट क्लास से हमने क्या किया था, हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ा था और हमने क्या किया था, हेनरीज लॉ का भी जो ग्राफ बनाया था। और जब हमने हेनरीज लॉ का ग्राफ बनाया था तो हमने इक्वेशन पढ़ी थी y इज इक्वल टू mx। दिस इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन भी किसकी फॉर्म में है, y इज इक्वल टू mx। तो बेसिकली जो ग्राफ बनेगा बेटा वो किसके बीच में बनेगा, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में जो यहाँ पर हमें ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कंडीशंस, देखते हैं कुछ केसेस। व्हेन x1 इज इक्वल टू 1, जब हमारा x1 बेटा 1 हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो है वो क्या होगा। ठीक है, जब हमारा बेटा x1 1 हो जाएगा तो कैसे होगा, क्या होगा, देखिए हमें पता है x1 प्लस x2 जो है वो 1 होगा, सम मोल फ्रैक्शन का 1 होगा। जब हमारा x1 ही 1 हो जाएगा और सम हमारा कंप्लीटली 1 रहेगा तो x2 क्या हो जाएगा, इस स्टेज में क्या हो जाएगा, x2 हमारा 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, x1 क्या है हमारा 1 और x2 क्या हो जाएगा 0, तभी तो टोटल सम क्या होगा हमारा 1 आएगा। तो x2 0 होने का मतलब क्या है, जो कंपोनेंट नंबर 2 है उसके मोल्स हमारे सोल्यूशन में प्रेजेंट ही नहीं है। और जब कंपोनेंट नंबर 2 के जो मोल्स हमारे सोल्यूशन में प्रेजेंट ही नहीं है तो वो कौन सा सोल्यूशन होगा बेटा, ये होगा हमारा प्योर सोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, प्योर, ये हो जाएगा हमारा प्योर लिक्विड हो जाएगा बेटा, प्योर लिक्विड। तो कौन सा प्योर लिक्विड हो जाएगा, प्योर लिक्विड नंबर 1, प्योर लिक्विड नंबर 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, प्योर लिक्विड नंबर 1 हो जाएगा। आई थिंक चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो जब x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा प्योर लिक्विड नंबर 1 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, P1 इज इक्वल टू P1 नोट इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू P1 नोट। ठीक है, इस तरीके से आई थिंक चीजें आपको समझ आ गई होंगी। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, व्हेन similarly we can see when x1 is equal to 0, x1 जब हमारा 0 होगा तब क्या हो जाएगा, देखिए x1 प्लस x2 का सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x1 को क्या कर लिया हमने, 0 कंसिडर कर लिया और टोटल सम 1 है, तो x2 क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। जब x2 1 हो जाएगा और x1 0 हो जाएगा, x1 0 होने का मतलब क्या है बेटा, कि x1 के पार्टिकल जो है सोल्यूशन में प्रेजेंट ही नहीं करते, एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब x2 के पार्टिकल्स हमारे सोल्यूशन में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्योर लिक्विड, ये हो जाएगा प्योर लिक्विड हो जाएगा। बट कौन सा वाला लिक्विड, प्योर लिक्विड नंबर 2। ठीक है, बिकॉज x2 के पार्टिकल जो है यहाँ पर 1 है, मींस कंप्लीट लिक्विड जो हमारा है वो प्योर है, दैट इज ऑफ 2। वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, P1 विल बी 0। जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑब्वियसली बात है इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज सोल्यूशन में प्रेजेंट ही नहीं है तो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा कहां पर। तो सिंपल और नॉर्मल सी बात है। उससे हमने क्या किया, मैथमेटिकल फॉर्म ने भी जो है बेटा एक्सप्रेस कर लिया। इसका जब बेटा जब हम ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे तो ग्राफ हम कुछ इस तरीके से इसका प्लॉट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से जो है वो समझिए, तो कैसे बेटा इसका जो है वो ग्राफ आ सकता है। तो यहाँ पर हम क्या प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पे जो है हम अपना मोल फ्रैक्शन प्लॉट करेंगे और यहाँ पर क्या प्लॉट करेंगे, वेपर प्रेशर को जो है वो मींस प्लॉट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हम लेंगे व्हेन x1 इज इक्वल टू 1, x जो हमारा प्योर लिक्विड होगा तो क्या होगा, x1 की जब फुल मोलर कंसंट्रेशन रहेगी तो प्योर स्टेट में क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर x1 इज 1, x1 यहाँ पर हमारा 1 है, तो x1 पे P1 की वैल्यू क्या है, P1 नोट। तो कुछ यहाँ पर जाके फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाके जो है इसकी कोई फिक्स वैल्यू आ जाएगी, दैट इज P1 नोट। प्योर लिक्विड की जो है वैल्यू x1 पे यहाँ पर होगी। ठीक है, क्योंकि एट x1 कंसंट्रेशन इट इज प्योर, तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन होगी P1 नोट, मींस मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा इसका। जब x1 हमारा 0 हो जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या करेगा, हम होगा बेटा हमारा मोलर यहाँ हमारी मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी हमारी जब 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर मोल फ्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा। एक्स एक्सिस पे क्या होगा, पहले इसकी मोल फ्रैक्शन 1 होगी और धीरे धीरे जो है इसकी मोल फ्रैक्शन जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। जब इसकी मोल फ्रैक्शन जो है रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी तो x1 क्या हो जाएगा बेटा हमारा, x1 विल बी 0। और जब x1 हमारा 0 होगा तो उस स्टेज पे हमारा वेपर प्रेशर क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, वो 0 हो जाएगा। तो पार्शियल वेपर प्रेशर जो हमारा कुछ यहाँ पर इस तरीके से 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। एंड दिस इक्वेशन इज द फॉर्म y इज इक्वल टू mx। ये इक्वेशन किस फॉर्म में है बेटा, y इज इक्वल टू mx। और कोई भी इक्वेशन जब y इज इक्वल टू mx की फॉर्म में रहती है तो हमें पता है दैट इक्वेशन पासेस थ्रू द ओरिजिन। उसका ग्राफ जो है ओरिजिन के थ्रू जो है पास करेगा। तो किस तरीके से होगा, इस तरीके से जो हमें इसकी जो है वो ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से हमारा इसको ग्राफ देखने को मिलेगा। हमारा जब प्योर लिक्विड 1 था तो उसकी जो वेपर प्रेशर था दैट वाज अ प्योर वेपर प्रेशर, और वो था मैक्सिमम वेपर प्रेशर दैट इज P1 नोट, जिसे हमने वेपर प्रेशर की कर्व पे जो है वो प्लॉट किया, ठीक है, यहाँ पर इसको प्लॉट किया। अब क्या होगा ना, धीरे धीरे उसकी वेपर प्रेशर जो है वो कम होना जो है वो शुरू हो गया, और अल्टीमेटली कैसे स्टेज आ गई, जब उसका वेपर प्रेशर जो है वो 0 हो गया, उसकी मोल फ्रैक्शन जो है वो हमारे सोल्यूशन में 0 हो गई। और जब मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन में 0 हो जाएगी तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा बेटा, वो भी 0 होगा। तो यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन दोनों यहाँ पर 0 जो है वो हो जाएगी। और जब इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे, तो हम पाएंगे देयर विल बी ग्राफ एंड दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन। ये ग्राफ कहां से पास करेगा बेटा, ओरिजिन के थ्रू जो है वो पास करेगा। आई थिंक चीजें आपको यहां तक क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे लिक्विड नंबर 2 के लिए या कंपोनेंट नंबर 2 के लिए जाएंगे, ठीक है। जब देखिए यहां पर जब x1 जो है हमारा 1 था, अब देखिए फॉर कंपोनेंट नंबर 2, तो जब हमारा x1 जो है 1 था तो x2 क्या था हमारा, व्हेन x1 इज इक्वल टू 1, तो x2 क्या था उस स्टेज पे बेटा हमारा, x2 हमारा 0 था, ठीक है, x2 वाज 0। और जब x2 0 था तो लिक्विड कौन सा हमारा प्योर लिक्विड होगा, प्योर लिक्विड कौन सा होगा हमारा, प्योर लिक्विड आई थिंक 1, तो प्योर लिक्विड 1 होगा। तो जो यहां पर भी लिखा गया, ठीक है, प्योर लिक्विड 1। जब x इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो P2 क्या हो जाएगा बेटा, यहां से देखिए P2 क्या हो जाएगा, P2 विल बी 0। x2 0 हो जाएगा तो x2 से P2 नॉट मल्टीप्लाई होगा, 0 से होगा तो क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन इसकी नहीं होगी, सोल्यूशन में प्रेजेंट ही नहीं होगा, तो उसके पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज जब x1 जो है हमारा 1 है तो x2 क्या स्टेज पे हमारा 0 है। तो x1 जो हमारा P नोट पे है, x2 क्या हो जाएगा हमारा इस तरीके से यहाँ पर 0 पे होगा। थोड़ा सा इसको हम जरा रब कर लेंगे, तो इस तरीके से देखते हैं, हमारा यहाँ मोल फ्रैक्शन है, तो x2 क्या स्टेज में बेटा, x2 हमारा 0 है, तो x2 हमारा कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा। सिमिलरली व्हेन x2 हमारा 1 हो जाएगा, देखिए जब हमारा x2 x1 जो है वो 0 था, x1 जब 0 था तो x2 क्या हो जाएगा 1, तो प्योर लिक्विड कौन सा हो जाएगा, प्योर लिक्विड 2 हो जाएगा, x1 0 हो जाएगा, प्योर लिक्विड 1 हो जाएगा, तो P2 क्या हो जाएगा, P2 नोट। जो पार्शियल वेपर प्रेशर हो जाएगा P2 का हो जाएगा दैट विल बी द प्योर, मींस दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो ही क्या होगा, इसका प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा। तो कहाँ जाएगा, फॉर एग्जांपल कंसीडर कर, देखिए इसके ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी, कहीं भी कर सकते हैं, ऐसा कोई यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सोल्यूशन, मींस लिक्विड्स पे जो है वो डिपेंड करेगा कि ग्राफ जो हमारा P1 नोट और P2 नोट ऊपर नीचे जो है वो एक्स वाई एक्सिस पे कैसे आएंगे, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम आगे पीछे कैसे भी जो है वो कर सकते हैं, दैट इज P2 नोट। आई थिंक आपको चीजें समझ आ गई होगी। देखिए यहाँ पर क्या था, x1 पे 1 था तो x2 क्या था 0 था, अब यहाँ पर x1 0 हो गया तो x2 क्या हो गया हमारा
x2 1 हो गया, और जब x2 1 हो गया मीन्स प्योर कंपोनेंट नंबर 2 प्रेजेंट है, तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, P2 नॉट मीन्स प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा। तो उस तरीके से हम इसे ऐसे डिनोट करेंगे। और ये जो ग्राफ जा रहा है तो ये क्या है, डिनोट कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ 2, और ये वाला ग्राफ क्या डिनोट कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1। ठीक है, तो इस इक्वेशन की बात करेंगे तो ये भी इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ms मींस इक्वेशन पासेस थ्रू द ओरिजिन। ये जो ग्राफ है इट विल बी पास थ्रू द ओरिजिन, ये जो है वो ग्राफ जो है ओरिजिन से पास करेगा। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर बेटा हम इसका ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दिस वाज द ग्राफ फॉर कंपोनेंट नंबर 1, दिस इज द ग्राफ ऑफ कंपोनेंट नंबर 2। और जब कंपोनेंट नंबर हमारा 1 प्रेजेंट है, x1 प्रेजेंट है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगी इसकी, 1 होगी, तो दूसरे की क्या होगी, 0 होगी। तो अकॉर्डिंगली हमने इनके ग्राफ जो है प्लॉट कर दिए। आई होप आपको चीजें यहां तक समझ आ गई होंगी। ठीक है, ये है। तो इसमें दूसरी बात समझने की कोशिश कीजिए, तो क्या है, जब कंपोनेंट नंबर 1 प्रेजेंट था तो क्या था, इट वाज प्योर स्टेट। तो धीरे धीरे हमने क्या किया, इसमें कंपोनेंट नंबर 2 जो है ऐड करना स्टार्ट किया। तो जैसे हमने कंपोनेंट नंबर 2 ऐड करना स्टार्ट किया, तो कंपोनेंट नंबर 1 के जो मोल्स है, मोल फ्रैक्शन है, वो धीरे धीरे बेटा क्या होने लग पड़ी, रिड्यूस होने लग पड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो ये तो है इनका इंडिविजुअल प्रेशर, जो टोटल पेपर प्रेशर हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अगर टोटल पेपर प्रेशर की अगर बात करेंगे, दैट इज कम आउट टू बी सम, वो क्या हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ देखेंगे, दिस इज द टोटल वेपर प्रेशर। तो जैसे अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 2। तो अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जो ग्राफ जो है वो P1 नोट और P2 नोट को जो ग्राफ ज्वाइन कर रहा है, दैट ग्राफ इज गोइंग टू डिफाइन द टोटल वेपर प्रेशर। किसी भी स्टेज पे अगर हम जाए, फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इट विल डिफाइन द sum of partial vapor pressure of component number 1 plus partial pressure of component number 2। ठीक है, so the total vapor pressure exerted by the solution at any composition is going to be the sum of the partial pressure of the individual component, that is component number 1 and component number 2। ठीक है, so this is all about the Raoult's law for a binary solution containing what, containing volatile solutes। तो यहाँ पर क्या है, वोलेटाइल सॉल्यूट्स जो है वो कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, सो इक्वेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल कंपोनेंट की, और दोनों कंपोनेंट की जो इक्वेशन है इट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अल्टीमेटली हमने क्या किया, इसको ग्राफ की फॉर्म में भी जो है बेटा समझने की जो है वो कोशिश की है। तो आई थिंक आपको चीजें यहाँ पर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी, अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम राउल्ट्स लॉ को डिस्कस करेंगे। And now we are going to discuss about the vapor pressure of solid liquid solution। हमने अभी क्या डिस्कस किया, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। नाउ वी आर गोइंग टू हेड टुवर्ड्स द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सो इन अदर टर्म्स वी कैन से राउल्ट्स लॉ फॉर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। तो क्या होगा, राउल्ट्स लॉ फॉर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो कंसिडर करेंगे। अर्ली स्टेज में हमने क्या किया था, लिक्विड सॉल्यूशन लिया था। अब हम यहाँ कर क्या लेंगे बेटा, सोलली लिक्विड सॉल्यूशन लेंगे। बेसिक एग्जांपल समझना चाहे तो कहां से समझ सकते हैं, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले सकते हैं। देखिए जैसे कि आप देखते हो कि जो हमारा जो कॉमन सोल्ट है, तो कॉमन सोल्ट की एक्सट्रैक्शन कहां से होती है बेटा, जो कॉमन सोल्ट है वो हमारा सी में जो है वो सी का जो वाटर है, तो सी वाटर में जो है बहुत सारा कॉमन सोल्ट रहता है, तो उसको क्या करते हैं बेटा, जो बीचेस रहती है तो बीचेस पे कुछ खड्डे किए जाते हैं और इस वाटर को जो है वो खड्डों में जो भरा जाता है सी वाटर को, और धीरे धीरे क्या होता है बेटा, वहां पर वाटर जो है वो हमारा इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन की वजह से जो वाटर हमारा, हमें पता है स्टार्ट वेपोराइजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पर हम देखते हैं वाटर तो हमारा इवेपोरेट हो गया, लेकिन लास्ट में क्या बच गया, रेजिड्यू क्या बच गया, वहां पर कॉमन सोल्ट जो है वो बच गया। तो हमें यहाँ पर क्या समझने वाली बात है कि वाटर इज अ वोलेटाइल लिक्विड, बट इफ यू टॉक अबाउट द कॉमन सोल्ट, सो दैट NaCl इज नॉट अ वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल कंपोनेंट। तो क्या करेगा वो, उसी तरीके से रेजिड्यू की फॉर्म में जो है वो रह जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर भी जो है वो लेना चाहे, एक ब्राइन सोल्यूशन लेना चाहे, तो हम क्या लेंगे बेटा, यहाँ पर
वाटर ले लेंगे, तो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में क्या ले लेंगे हम, NaCl को डिसॉल्व कर देंगे। जब हमारा NaCl डिसॉल्व हो जाएगा तो पता है हमारा इस तरीके से जो NaCl के जो पार्टिकल्स है, जो आयंस है, इस तरीके से पूरे सोल्यूशन में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो NaCl के पार्टिकल्स इस तरीके से पूरे सोल्यूशन में प्रेजेंट रहेंगे, तो सिमिलरली क्या कुछ ना कुछ जो है वो सरफेस पे भी प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, पूरे सोल्यूशन में मिक्स है, सरफेस पे प्रेजेंट है। अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl इज अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। NaCl is our non-volatile. And what do you mean by non-volatile? Non-volatile solutes are those kind of solutes which can't evaporate to the vapor phase. वो क्या करते हैं, वेपर फेज में जो है वो इवेपोरेट जो है वो नहीं हो सकते, मींस वेपर फेज में जो है वो नहीं जा सकते, तो दैट आर नोन एज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। NaCl जो है हमारा, NaCl जो वेपर फेज में तो जाएगा नहीं, NaCl जो है बेटा खुद जो है वो वेपर फेज में जो है वो नहीं जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है वहां पर भी क्या है, उस सरफेस को भी जो है खुद भी ऑक्यूपाई कर लेगा। कुछ सरफेस में जो है वो खुद उसके पार्टिकल जो है वो इस तरीके से जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। अब क्या करेगा, वाटर जो है, वाटर तो वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो वाटर जो है वो क्या कर चाहता है, वाटर जो है वो इवेपोरेट करना चाहेगा, वोलेटाइल कंपोनेंट तो वेपर फेज में जाना चाहेगा। लेकिन क्या वाटर जो है वो पूरा का पूरा वेपर फेज में जा सकता है क्या? अब क्या होगा, वाटर जो है बेटा हमारा पूरा जो है वो वेपर फेज में नहीं जा सकता, बिकॉज जो सरफेस एरिया है, जो सरफेस एरिया पे क्या है, हमारे NaCl के जो पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट है। तो सरफेस पे NaCl के पार्टिकल्स प्रेजेंट होने की वजह से क्या हो जाएगा, तो पूरे की पूरी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो इजीली जो है वो वेपर फेज में नहीं जा सकते, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, इसका पार्शियल प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्वेंट का जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक क्रक्स था जिसको हमने समझने की कोशिश की। ठीक है, तो क्या करेंगे, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडिड, तो क्या हो जाएगा, एज रिजल्ट ऑफ विच क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर जो होगा हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी रिड्यूस, वेपर प्रेशर जो होगा रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? बिकॉज वोलेटाइल अब देखिए क्या रीजन होगा, बिकॉज अब क्या हो जाएगा, फिर टॉक अबाउट द इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन इज अ, अरे इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना इवेपोरेशन में हमारा सरफेस फिनोमिना है। तो अब सरफेस को किसने ऑक्यूपाई कर लिया, हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कंपोनेंट्स ने जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारी इवेपोरेशन जो है वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन की वजह से, सोल्यूट की वजह से क्या हो जाएगी, इवेपोरेशन जो हमारी डिक्रीज हो जाएगी, और वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा हमारा, वो भी जो है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वन थिंग। अब हम दूसरी बात की जाए तो वेपर प्रेशर की बात की जाए, तो वेपर प्रेशर जो किसकी वजह से होगा, तो वेपर प्रेशर जो है होगा हमारा वो वोलेटाइल सोल्यूट की वजह से होगा। अब अगर हम यहाँ पर NaCl और वाटर की बात की जाए, तो NaCl की वजह से वेपर प्रेशर तो रिड्यूस हो गया, खुद वो वेपर प्रेशर वेपर फेज में नहीं जा रहा है, और उसने क्या कर दिया, जो वेपर फेज में जा रहा है, दैट इज वाटर जो वेपर फेज में जा रहा है, उसका वेपर प्रेशर भी क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ठीक है, दूसरी बात है। और तीसरी बात क्या है, तो वेपर प्रेशर अल्टीमेटली किसकी वजह से रहेगा, वेपर प्रेशर जो है बेटा हमारा सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट की वजह से जो यहाँ पर रहेगा। तो इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है, क्या करना है, वेपर प्रेशर ऑफ solution will be due to vapor pressure of solvent only, वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट ओनली। जो वेपर प्रेशर जो यहाँ जा रहा है बेटा, इट इज ओनली ड्यू टू द सोलवेंट, नो ड्यू टू सोल्यूट। और सोल्यूट ने क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ने दूसरा काम क्या कर दिया, वेपर प्रेशर भी जो है रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि आप समझ सकते हो कि देखो वोलेटाइल कंपोनेंट तो वो वेपर फेज में जा नहीं रहा है, वेपर फेज में क्या जा रहा है, हमारा सोलवेंट जा रहा है। तो जो सोलवेंट जा रहा है तो
वेपर फेज में जो जा रहा है तो यही क्या हो जाएगा हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। तो जब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा बेटा, कंप्लीटली हमारा सोलवेंट ही प्रेजेंट रहेगा, मींस एक कंपोनेंट ही प्रेजेंट रहेगा, दूसरा कंपोनेंट नहीं प्रेजेंट रहेगा। और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट जो होगा दैट विल बी मैक्सिमम, वो जो है मैक्सिमम वेपर प्रेशर जो वो है वो होगा। यहाँ पर क्या होगा, वेपर प्रेशर जो हो गया बेटा हमारा सोलवेंट, उसकी वजह से क्या हो गया, वेपर प्रेशर हमारा रिड्यूस हो गया है। तो वेपर प्रेशर हमारे यहाँ पर रिड्यूस हो गया है, तो इससे क्या कहेंगे कि पार्शियल वेपर प्रेशर ही होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट जो है वो नहीं होगा। इस चीज को भी आपको ध्यान करना है, नोट करना है। तो अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, तो रॉल्स लॉ क्या कहता है बेटा, P अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा हैंडराइटिंग जरा बिगड़ गई है। P1 इज इक्वल टू P1 नोट X1, ठीक है, P1 इज इक्वल टू P1 नोट X1। अब क्या हो जाएगा हमारा, हमें पता है देखिए PT टोटल वेपर प्रेशर इज गोइंग टू बी द, या सिंपली वी कैन से P is equal going to be the total vapor pressure is going to be the sum of partial vapor pressure of component number 1 component number 2। हमें पता है जो कंपोनेंट नंबर 2 है दैट इज NaCl, उसका कोई वेपर प्रेशर है ही नहीं क्योंकि वेपर फेज में गया ही नहीं, वो दैट इज नॉन वोलेटाइल। तो क्या हो जाएगा P1 प्लस 0, उसका 0 हो जाएगा। तो टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, P1 के जो है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, P1 की जगह P लिख सकते हैं, दैट इज P इज इक्वल टू P1 नोट X1। सो दिस इज अवर what, this is our equation of the Raoult's law for a non-volatile solute, for a solution containing non-volatile solute। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो रहेगी। ठीक है, इसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं, वो भी इजी रहेगा, सिंपल रहेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अरे सॉरी बेटा, तो यहाँ पर लेंगे हम एक एक्स एक्सिस ले लेंगे और एक वाई एक्सिस रहेगी हमारी, और क्या रहेगा क्लोज कंटेनर जो हमारा रहेगा। तो यहाँ पर हमने मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कर दिया, यहाँ पर वेपर प्रेशर को जो है वो डिफाइन कर दिया। ठीक है, जब मोल फ्रैक्शन जो है वो x1 जो हमारी 0 रहेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो जब हमारी मोल फ्रैक्शन x1 हो जाएगी 1 हो जाएगी तो वेपर प्रेशर भी क्या रहेगा हमारा हाईएस्ट जो है वो रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू P1 नोट X1, दैट इज दिस इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx। तो ग्राफ हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से, जो हमारा ग्राफ हमें देखने को मिलेगा दैट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दिस ग्राफ इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन दैट इज 0। और यहाँ पर हमारा वेपर प्रेशर हो जाएगा P1 नोट, दैट इज हाईएस्ट वेपर प्रेशर जो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा विच इज ऑफ द प्योर कंपोनेंट। और दिस इज गोइंग टू बी अवर वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर कहें या इस केस में आप इसको टोटल वेपर प्रेशर भी जो है वो कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू P1 नोट X1। So this was all about the, this is all about the vapor pressure, या simply we can say Raoult's law for a non-volatile solute, for a solution containing non-volatile solute। तो this was all about this lectures dear students। यहाँ पर हमने क्या किया, बहुत ही ज्यादा कोशिश की है कि हम Raoult's law को easily जो है वो एल्यूसिड वे में जो है वो समझने की कोशिश की करें। और मैंने अपनी तरफ से पूरा जो है वो कोशिश की है कि आपको चीजें जो है वो कंसेप्ट जो है वो अच्छे से जो है वो समझ आए। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस पढ़े और डिफरेंट केसेस में रॉल्स जो कैसे एक्ट करेगा उन्हें भी जो है वो हमने समझने की कोशिश की। हमने ग्राफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में समझने की कोशिश की और एज वेल एज हमने ग्राफ की हेल्प से भी जो है इक्वेशन को समझा है। तो अब आपको क्या करना है, आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं और साथ में इन चीजों को अच्छे से समझना है और साथ में बैक टू बैक रिवाइज करना है। जितना ज्यादा आप चीजों को रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा आप चीजों को समझने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, आप क्या कीजिए, नोट्स बनाइए, समझ समझ के नोट्स बनाइए और चीजों को बार बार रिवाइज कीजिए। और ग्राफ्स को भी जो है आसानी से आप समझिए, मीन्स ग्राफ्स भी जो बहुत ज्यादा फोकस कीजिए, बिकॉज एग्जामिनेशन में क्या रहेगा, ग्राफ जो है वो आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो मीन्स अगर कोई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखे तो कैसे आ जाएगा, इस तरीके से आपको कोई ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यूज में कि विच टाइप ऑफ सोल्यूशन आर शोइंग दिस काइंड ऑफ ग्राफ। तो कौन सा सोल्यूशन शो करेगा,
द सॉल्यूशन कंटेनिंग द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को समझने की जो है कोशिश कीजिए। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होगी। तो इसी के साथ ये लेक्चर अब यहीं पर एंड होता है। थैंक यू, जुड़े रहिए आई एम एजुकेशन के साथ।